लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सांसदों ने रफ्तार तेज कर ली है। उधर लॉस होने के बाद बीजेपी अब 5 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे विधायकों के, उसको जीतने की कोशिश कर रही है जिससे उनकी साख बच जाए। बीजेपी अपनी साख बचाना चाहती है सीटों को जीतकर, और कांग्रेस अपनी जीती हुई बाजी हारना नहीं चाहती। वो अपने मैंडेट को, अपनी सीटों को मेंटेन रखना चाहती है। अभी उसमें टाइम है उपचुनाव में, लेकिन रफ्तार भर चुके हैं कांग्रेस के सांसद। भजनलाल जाटव जो धौलपुर करौली से चुनाव जीते हैं, ऐलान भर दिया है, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पूरा लोकसभा क्षेत्र का एक मैप तैयार कर रहे हैं कि कहाँ क्या समस्याएं हैं और उनको किस समय में और कितने बजट से पूरा करना है। क्योंकि धौलपुर करौली में पानी की स्थिति काफ़ी ख़राब है, बिजली की स्थिति ख़राब है, सड़क की स्थिति ख़राब है। हालांकि जब वो PWD मंत्री रहे तो सड़कों में काफ़ी सुधार हुआ जैसा बता रहे हैं, लेकिन पूरा रोड मैप उन्होंने तैयार कर दिया है भजनलाल जाटव ने कि किस तरह से अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करना है और किस तरह की समस्या हैं जिनसे लोगों को निदान पाना है। इधर संजना जाटव भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती हैं। काफ़ी कम, जो देश की सबसे ज़्यादा जो सांसद जीत के आए हैं उनमें से बता रहे हैं कि 4-5 सांसद हैं जो सबसे कम उम्र के हैं, और संजना जाटव भी उनमें से एक है जिसकी उम्र महज 26 वर्ष है। मौका मिला है, पढ़ी लिखी महिला है, रफ्तार भर ली है पूरे क्षेत्र में, जगह जगह वो जा रही हैं। अभी स्टार्टिंग है, पूरा रोड मैप तैयार कर रही हैं कि किस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मांगें हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों ने जो मांग की थी उनको किस तरह से पूरा करना है, और फिलहाल वर्तमान में क्या समस्याएं हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, उस सब का रोड मैप वो तैयार कर रही हैं। बिजली और पानी की समस्या विकराल है। हालांकि ये विकराल पूर्वी राजस्थान में है, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में इन समस्याओं का समाधान कैसे हो इसकी मशक्कत में वह जुटी हुई हैं। सुबह से निकलती हैं, देर रात पहुंचती हैं, जगह जगह दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को जान रही हैं। एक CRPF का एक जवान था, भरतपुर का रहने वाला, पेंगोर गांव का, जवाहर सिंह। 1999 में उनकी ऑन ड्यूटी मौत हो जाती है जब वो मूव कर रहे थे जालंधर कैंट से और नीमच अपनी बटालियन के लिए। बीमार हो गए, उनकी मौत हो गई। अनुकंपा नियुक्ति CRPF देना चाहती थी उनके पुत्र को। उस समय उनका पुत्र बहुत छोटा था। जब बड़ा हुआ तो उनको 2019 में बुलाया गया, गौरव को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रोसेस चालू किया, लेकिन मेडिकल अनफिट हो गया गौरव, और रिकमेंडेशन कर दिया CRPF ने स्टेट गवर्नमेंट को कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर CRPF के जवान जिसकी मौत हो चुकी है उसके पुत्र गौरव को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, कंपेंसेट अपॉइंटमेंट दिया जाए। 3-4 वर्ष से जो लड़का है गौरव, वो लोगों के, अधिकारियों के, नेताओं के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 4 दिन हो गए आज, अर्धभू समाधि उसने ले रखी है, तबीयत भी उसके बीच में ख़राब हो जाती है। इस सभी की नज़ारे को देखते हुए, उसकी मांग को लेते हुए संजना जाटव जो सांसद हैं वो खुद भी मौके पर पहुंची, और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां गौरव को प्लस सारे जो उनके परिजन थे, लोग हैं, उनको आश्वासन दिया कि आपके पिता जो देश की रक्षा के लिए थे, मूवमेंट के दौरान उनकी मौत हुई, और आपकी जो मांग है उसको सड़क से सदन तक मैं उठाऊंगी। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे का पिता CRPF में था, ऑन ड्यूटी उनकी मौत हो जाती है, अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। 4-5 वर्ष हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार मेमोरेंडम अधिकारियों को, नेताओं को दे चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मजबूरन उसको अर्धभू समाधि पर बैठना पड़ा है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जिला प्रशासन के छोटे अधिकारी, तहसीलदार से लेकर ADM तक, एडिशनल SP तक आ रहे हैं, कह रहे हैं आप उठ जाइए, आपका जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का उसको हम कोशिश करेंगे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मंत्रियों से, बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों से मिल चुका हो कई वर्षों से, और फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला हो, अपॉइंटमेंट नहीं मिला हो, तो फिर वो छोटे अधिकारियों पर विश्वास क्यों करे। हालांकि ये है जो मुद्दा है, यह पूरे राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा हो चुका है कि आखिर
सीआरपीएफ के जवान जिसकी मौत हो गई थी ऑन ड्यूटी, उसके बच्चे को आखिर अपॉइंटमेंट के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतने वर्षों से क्यों भटकना पड़ रहा है? सरकार आखिर क्यों नहीं सुन लेती? किसी भी डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंटमेंट मानवीय संवेदनाओं के आधार पर दी जा सकती है, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। दूसरी बात जो चल रही है, एक लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के जस्ट बाद जिस तरह से दौसा सीट को कांग्रेस जीती है और बीजेपी हारी है, किरोड़ीलाल मीणा बाबा का जिस तरह से उस समय बयान आया था कि अगर दौसा हम हारते हैं, बीजेपी हारती है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस्तीफ़ा का मामला बड़ा गरमाया हुआ राजस्थान में, सब जगह चर्चाएं चल रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष, वो भी कई बार मांग कर चुके हैं कि किरोड़ी बाबा को इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपनी जो बात कही वह पूरी करनी चाहिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राजनीति है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सत्ता में रहकर सिस्टम का जो विकास और आम जनता को जो सहूलियत और सुविधाएं दी जा सकती हैं, आम जनता की मांग के लिए जो लड़ा जा सकता है, वह सिस्टम में रहकर ही किया जा सकता है। सिस्टम से बाहर होकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। किरोड़ी बाबा एक भावुक इंसान है। उनका ज़्यादातर जो जीवन है वो सभी जानते हैं कि सड़क पर बीता है, आंदोलन में बीता है। आंदोलनकारी बाबा भी उनको कहते हैं। किसी भी वर्ग जाति के साथ अन्याय हुआ हो, किरोड़ी बाबा ऐसे इंसान हैं, चाहे वो पक्ष में या विपक्ष, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, वो हमेशा आम जनता के न्याय की मांग के लिए सड़क पर रहे। चाहे वो रेड पेपर लीक मामला हो, या फिर दलितों पर अत्याचार का मामला हो, या महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, या वीरांगनाओं के हित की बात हो। जितने भी राजस्थान में प्रोटेस्ट हुए हैं बड़ी बड़ी मांगों को लेकर, किरोड़ी बाबा ने उनका नेतृत्व किया है। अब लोग चाहते हैं या विपक्ष के चाहते हैं कि किरोड़ी बाबा को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, वचन दिया था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्तीफ़ा कब देना चाहिए। उन्होंने कहा है इस्तीफ़ा 4 वर्ष 4.5 वर्ष का टाइम है, अभी टेन्योर है सरकार में। इस्तीफ़ा तो कभी दिया जा सकता है, लेकिन इस्तीफ़े देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो सिस्टम में रहकर लोगों की मदद करें। सब जगह ये चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल उपचुनाव भी आने हैं। 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी होने हैं। जो सीट खाली हुई हैं, दौसा सीट भी खाली हुई है। मुरारीलाल मीणा वहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद बन गए। अब वहाँ किसको उतारना है? बता रहे हैं कि सभी दोनों ही पार्टियां अपना अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर रही हैं कि इन सीटों को जो उपचुनाव होना है उनको फतेह करना है। लेकिन मुझे लगता है कि किरोड़ी बाबा के इस्तीफा देने की चर्चाओं से ज़्यादा बेहतर है कि वो सिस्टम में रहकर सिस्टम का विकास करें, सत्ता में रहकर लोगों की मदद करें। और एक जो अच्छी बात बताई जा रही है किरोड़ी बाबा की, कि भीषण गर्मी का जो दौर राजस्थान में इन दिनों देखने को मिला, और भीषण गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट वेव की वजह से लोगों की जो मौतें हुई हैं, उनको उन्होंने आपदा में डलवाया। पैकेज मिलेगा लोगों को जिनकी मौत हुई है इस आपदा में। तो इस तरह के अच्छे काम किरोड़ी बाबा कई बार करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम में रहकर किरोड़ी बाबा ज़्यादा बेहतर लोगों को सहूलियत दे सकते हैं, उनको रिलीफ पहुंचा सकते हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उत्तेजना हो जाती है, कह जाते हैं भावुक इंसान हैं, लेकिन इस पर भी उनको गौर करना की ज़रूरत है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि किरोड़ी बाबा को उत्तेजना में कह गए थे, उनको गौर करने की ज़रूरत है। इस्तीफ़ा देना ना देना एक उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन सिस्टम में रहना उनका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, मीणा समाज तो इस बात से भी दुखी है, और वो लोग भी इस बात से नाराज़ हैं जो किरोड़ी बाबा के समर्थक हैं, चाहे मीणा समाज के हों या अन्य वर्ग या जातियों के हों, कि जो इंसान ने 5 वर्ष तक लगातार विपक्ष में रहकर सड़क पर आंदोलन किया, सभी का साथ दिया, न्याय की बात की, सत्ता में आए, लेकिन वो मुकाम उनको नहीं मिल पाया। एक तो वो 30 लोगों में, उनके समर्थकों में है, और फिर इस्तीफे की जो बात चल रही है उसको अगर वो दे देते हैं तो उनके जो समर्थक हैं उनको शायद बहुत अच्छा ये नहीं मिलेगा, और ये इसका मैसेज शायद अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि व्यक्तिगत मामला है, वो उन पर निर्भर करता है। दूसरा बता रहे हैं कि जो उपचुनाव होने 5 सीटों पर, वहाँ बीजेपी अपने उन नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहती है जिनको मौका नहीं मिला, जो संगठन में हैं, जो पहले मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, उनको मौका नहीं मिला था। अब के बता रहे हैं उनको मौका उपचुनाव में दे दिया जाए, सीट जीत जाएंगे तो हो सकता है सत्ता में भागीदार हो जाएंगे, उनको भी मंत्री पद मिल जाएगा। ऐसे हैं कुछ
तो सबकी कोशिश है, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि जो दौर अब आने वाला है सत्ता का राजस्थान में, लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट ख़त्म होने के बाद, राजस्थान की बीजेपी में के अंदर अब कुछ चिंगारी सुलग रही है। आरएसएस के मोहन भागवत ने जिस तरह से बात कही, कटाक्ष किया और एक आईना दिखाया बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को, उसकी तारीफ सभी जगह की जा रही है, विपक्ष भी कर रहा है। खासकर उनका ये बयान कि विरोधी नहीं कहना चाहिए, प्रतिपक्ष कहना चाहिए। इस मोहन भागवत आरएसएस जो चीफ हैं, उनके इस बयान को काफ़ी अच्छे लोग सराहना कर रहे हैं इस बयान की, क्योंकि देश की एकजुटता, संस्कृति और लोकतंत्र के लिए मोहन भागवत का बयान काफ़ी मायने रखता है। उसके अलावा आरएसएस के दूसरे नेता ने हाल ही में राजस्थान में एक बयान जारी किया है, वो भी बीजेपी को आईना दिखाया है। तो कुल मिलाकर जो जनता में चर्चा है कि आरएसएस बीजेपी की गतिविधियों से, क्रियाकलापों से ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखती है, क्योंकि आरएसएस चाहती है देश हित में और देश के मुद्दों और देश की लोकतंत्र व्यवस्था के अनुसार जो संस्कृति है, जो मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसका पालन होना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो तालमेल फिलहाल बिगड़ा हुआ है, उससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और नुकसान इस बार हुआ भी है, राजस्थान में हुआ है, पूरे देश में भी हुआ है, क्योंकि 272 मैंडेट लाना होता है और आप 240 तक रह गए, यानी कि पूर्ण बहुमत से अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो काफ़ी पीछे आप रहे। अलायंस के साथ आप मिलकर के सत्ता बनाई। इन सभी को देखना होगा और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता भी इस पर विचार कर रहे हैं। आरएसएस के नेताओं ने जो बयान दिए हैं, वसुंधरा राजे के बारे में बता रहे हैं कि उनके पुत्र को कुछ नहीं दिया, उनको कुछ नहीं दिया, एमपी और एमएलए बनकर बैठे हुए हैं। राजस्थान में नुकसान बीजेपी को क्यों हुआ उसका भी बता रहे हैं, आकलन कर रहे हैं लोग। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आकलन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। क्या ले पाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे, एक ये भी कहा जाता है कि कोई किसी व्यक्ति विशेष के ना होने से सिस्टम रुकता नहीं है। बड़ी पार्टी है, रुकती नहीं है अगर एक व्यक्ति चला जाए या दो व्यक्ति चला जाए तो। लेकिन कह रहे हैं वसुंधरा राजे के ना होने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ और वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो भी नाराज़ हैं। आरएसएस नाराज़ हैं, आरएसएस आपको प्रवचन दे रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, वो विधायक हैं, वो भी आपसे नाराज़ हैं। तो बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर एक चिंगारी सुलग रही है, अभी दिल में दबी हुई है, बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि समय बढ़ता जाए वो चिंगारी बाहर आ जाए, दिल की खटास बाहर आ जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। राजनीति सत्ता में कुछ भी संभव है। वसुंधरा राजे और उनके समर्थित विधायक क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि भविष्य में करना क्या है, क्योंकि दांव पर लगा हुआ है सब कुछ वसुंधरा राजे, उनके समर्थित विधायकों का। और वो खासकर एक बात बहुत बड़ी है कि वो लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उनका कुछ नहीं हुआ, वो चुनाव भी हार गए। और वो लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उनको बीजेपी पूछ नहीं रही, ना लोकसभा चुनाव में पूछा, ना कहीं पूछी, सत्ता में पूछा, ना संगठन में पूछ रही। तो कांग्रेस से जाने वाले जो नेता, छोटे से लेकर बड़े नेता कांग्रेस के, जो बीजेपी में गए बड़ी आशा और उम्मीद लेकर कि बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, फ़ायदा होगा, राजनीतिक भविष्य हमारा बन सकता है, वहाँ उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब कह रहे हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अब वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं कांग्रेस के जो भी नेता बीजेपी में आए हैं, अब वो बड़े निराश हैं। कह रहे हैं साहब हम तो इधर के रहे ना उधर के रहे, बड़ी उम्मीद लेकर बीजेपी में आए थे, कुछ होगा, बीजेपी वाले पूछते ही नहीं। अब वो सोच रहे हैं कांग्रेस में वापस चले जाए। तो ये भी एक बड़ा सिलसिला राजस्थान में बहुत जल्दी देखने को शायद मिल सकता है। ये पिक्चर भी देखने को मिल सकती है कि इतनी भारी संख्या में, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीर देखी जा रही थी, बातें की जा रही थी, मीडिया हाईलाइट हो रही थी, कांग्रेस के इतने नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस के फला जगह पे इतने नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। ज्वाइन तो कर ली, उदास है, नाराज़ हैं, निराश हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कह रहे हैं वापस चलें कांग्रेस की तरफ। क्या कांग्रेस उनको वापस पूछ पाएगी या नहीं पूछ पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो उस समय कांग्रेस के नेता भी कह चुके थे जिसको जाना वो जाए, हम तो नव कांग्रेस का निर्माण करेंगे जिसमें नए लोगों को गठित करेंगे, संगठित करेंगे और नई कांग्रेस चलाएंगे।
तो उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि समय परिवर्तित होता है और हालात हमेशा एक से नहीं रहते, परिवर्तित होते हैं। और राजनीति में, सियासत में अच्छे अच्छे गणतज्ञ फेल होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। एग्जिट पोल भी आपने देख लिए, सट्टा बाज़ार भी आपने देख लिए, बड़े बड़े दावे जो 400 पार के हो रहे थे वो भी आपने देख लिए। गणित सबका फेल हो जाता है और वह गणित पास हो जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसलिए नेताओं का जो चलायमान स्थिति है, कांग्रेस से बीजेपी में जाकर और बीजेपी से कांग्रेस में आकर, अब उनको कांग्रेस की तरह कब तवज्जो देगी घर वापसी पर, या फिर बीजेपी उनको आगे बढ़ाएगी या फिर पूछेगी नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के जो सांसद जीत के आए में ऊर्जा और उत्साह काफ़ी देखने को फिलहाल मिल रहा है, और उत्साह और ऊर्जा के चलते एक रफ्तार जो वो बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह की रफ्तार वो बढ़ते रहे तो हमें लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो स्थिति 10 वर्षों से ख़राब थी लोकसभा में, वो अब धीरे धीरे सुधरने की ओर अग्रसर हो रही है।